पीपीसी, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है ना? मार्केटिंग से लेकर इकोनॉमिक्स तक ये हर जगह छाया हुआ है। पर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए पता लगाते हैं। असल में इस छोटे से शब्द के एक नहीं बल्कि दो बहुत ही पॉपुलर मतलब हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। देखिए, एक तरफ तो है पे पर क्लिक, जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आज हम जिस पीपीसी की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है। इसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर समाज के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती को समझने में हमारी मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें आखिर इस उत्पादन संभावना वक्र जैसे किसी टूल की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है इकोनॉमिक्स की सबसे बुनियादी समस्या में। एक ऐसी समस्या जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। और वो संघर्ष ये है, हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हमारे पास हैं, जैसे कि जमीन, काम करने वाले लोग, पैसा, टेक्नोलॉजी, वो सब लिमिटेड हैं, यानी सीमित हैं। और अर्थशास्त्र असल में इसी खींचतान को मैनेज करने की कला है। और क्योंकि हमारे पास हर चीज की कमी है, हम सब कुछ तो एक साथ नहीं पा सकते। इसलिए हर इंसान को, हर बिजनेस को और हर समाज को चुनाव करना पड़ता है। हमें यह तय करना पड़ता है कि हम क्या बनाएं और उसके बदले में क्या छोड़ें। तो इन मुश्किल चुनावों को हम समझें कैसे, उनका विश्लेषण कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी। ये इन सभी विकल्पों को हमारी आंखों के सामने रखने का एक विजुअल तरीका है। मशहूर अर्थशास्त्री लिप्से ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये वक्र हमें दिखाता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन और टेक्नोलॉजी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम दो अलग-अलग चीज़ों के कौन-कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए, इस मॉडल को आसान बनाने के लिए अर्थशास्त्री कुछ बातें मानकर चलते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था सिर्फ दो ही चीज़ें बना रही है। हमारे पास जो संसाधन और टेक्नोलॉजी है वो फिलहाल फिक्स्ड है और हम हर संसाधन का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई देश या तो कंप्यूटर बना सकता है या फिर फिल्में। ये टेबल हमें दिखाती है कि अगर वो अपने सारे संसाधन अलग अलग तरीकों से बांटे तो कितने कंप्यूटर और कितनी फिल्में बन सकती हैं। और जब हम इसी टेबल के डेटा को एक ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें मिलता है ये कर्व, हमारा उत्पादन संभावना वक्र। इस कर्व पर मौजूद हर एक पॉइंट प्रोडक्शन का एक मुमकिन कॉम्बिनेशन है। ये ग्राफ हमें तीन अलग अलग कहानियां बताता है। अगर हम इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हैं, जैसे बी, सी या डी, तो इसका मतलब है कि हम अपने संसाधनों का पूरा और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कर्व के अंदर हैं, जैसे पॉइंट आई पर, तो इसका मतलब है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, संसाधनों की बर्बादी हो रही है। और अगर कोई पॉइंट कर्व के बाहर है, जैसे जे, तो वो फिलहाल हमारे लिए एक सपना है, हमारी पहुंच से बाहर है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। लेकिन अब आते हैं उस सबसे जरूरी सबक पर जो ये पीपीसी हमें सिखाता है, यानी हर फैसले की एक छुपी हुई कीमत। चलिए फिर से कल्पना करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पॉइंट बी पर है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम 24,000 कंप्यूटर और 100 फिल्में बना रहे हैं, बिल्कुल एफिशिएंट। लेकिन अब मान लीजिए समाज को लगता है कि उसे और फिल्में चाहिए। मान लीजिए उसे 200 और फिल्में बनानी हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये मुफ्त में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ज्यादा फिल्में बनाने के लिए हमें अपने कुछ संसाधन, जैसे कि इंजीनियर्स, फैक्ट्री, पैसा, कंप्यूटर बनाने से हटाकर फिल्में बनाने में लगाने होंगे। ग्राफ पर इसका मतलब है कि हम पॉइंट बी से खिसककर पॉइंट डी पर जा रहे हैं। तो वो 200 और फिल्में बनाने के लिए हम 24,000 कंप्यूटर से घटकर 18,000 पर आ गए, यानी हमें 6,000 कंप्यूटरों की कुर्बानी देनी पड़ी। और अर्थशास्त्र की भाषा में इसी कुर्बानी को अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये वो कीमत है जो हमें किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी सबसे अच्छी चीज को छोड़कर चुकानी पड़ती है। और ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हर चुनाव की एक अवसर लागत होती है। अच्छा, एक चीज और, ये कर्व सीधी रेखा क्यों नहीं है? ये बाहर की तरफ क्यों झुका हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अवसर लागत हमेशा बढ़ती जाती है। सोचिए, एक किसान है जो गेहूं और मक्का दोनों उगा सकता है। शुरू में जब वो थोड़ी सी गेहूं की जमीन मक्के के लिए इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मक्के के लिए इस्तेमाल करेगा, उसे अपनी सबसे उपजाऊ गेहूं वाली ज़मीन भी छोड़नी पड़ेगी। मतलब हर बोरी नए मक्के के लिए उसे पहले से कहीं ज़्यादा गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में भी ठीक यही होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन्हीं सीमाओं में बंधे रहेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम और ज़्यादा कंप्यूटर और ज़्यादा फिल्में दोनों बना सकें? चलिए उस पॉइंट जे पर वापस चलते हैं। याद है, वो हमारी पहुंच से बाहर था। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए नामुमकिन है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था दो मुख्य तरीकों से अपनी सीमाओं को तोड़ सकती है। या तो उसके संसाधन बढ़ जाएं, जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिल जाएं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो कम संसाधनों में ज्यादा काम कर दे। और जब ऐसा होता है तो पूरा का पूरा उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर खिसक जाता है। इसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब जो पॉइंट जे कल तक नामुमकिन था, वो आज हमारी पहुंच में है। तो असली बात यह है कि एक समाज आज जो फैसले लेता है वही उसका भविष्य तय करते हैं। अगर हम आज अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने के बजाय नई टेक्नोलॉजी, अच्छी सड़कों और शिक्षा में लगाते हैं, तो हम आने वाले कल के लिए अपने उत्पादन संभावना वक्र को बड़ा बना रहे होते हैं। और ये हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी समाज को अपनी आज की ज़रूरतों और अपने भविष्य की तरक्की के बीच सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए। पीपीसी हमें इसका सीधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ, ये हमें सही सवाल पूछने में ज़रूर मदद करता है।